Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं NTA UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2012 से हम स्टार्ट करेंगे और 2012 से 2022 तक हम जाने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सिर्फ यूजीसी नेट में नहीं बल्कि अगर आप कोई पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जून 2012 से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मोनोपोली फर्म इज लेस देन द प्राइस बिकॉज जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है मोनोपोली फर्म का वो लेस देन प्राइस होता है क्योंकि डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप होती है, डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप होता है, मोनोपोलीज इनकर लॉसेस, मोनोपोलीज इज इन इक्विलिब्रियम। देखिए हमें पता है कि मोनोपोली के केस में क्या होता है, ये होती है हमारी डिमांड कर्व जिसे हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं और ये होती है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ओके, अब ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या होती है, कम होती है हमेशा एवरेज रेवेन्यू कर्व से या फिर प्राइस से। ओके, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस से कम होता है। अगर इसे दूसरे तरीके से प्रूव करना हो तो देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होता है हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी। ओके, अब अगर हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, यानी कि हो जाएगा DTR अपॉन में DQ, इसे हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। और यहाँ पे अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें राइट साइड में तो ये बन जाता है P इंटू क्यू को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू एज इट इज और इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा DP अपॉन में DQ। तो हमारा मार्जिन रेवेन्यू क्या है, प्राइस प्लस में क्वांटिटी इंटू DP अपॉन में DQ। अब ये आप अगर देखें DP अपॉन में DQ ये क्या है हमारा, ये स्लोप है हमारी डिमांड कर्व का। ओके, तो मार्जिन रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस से ज्यादा होता अगर ये टर्म क्या होती, पॉजिटिव होती, लेकिन क्योंकि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग है इसीलिए ये टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी और हमारा मार्जिन रेवेन्यू क्या हो जाएगा, प्राइस से कम हो जाएगा क्योंकि प्राइस में से कुछ माइनस करेंगे तभी हमारा मार्जिन रेवेन्यू आएगा। तो मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव होता है क्योंकि हमारी डिमांड कर्व जो होती है वो नेगेटिव स्लोपिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एन इंफीरियर गुड इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व आर positively sloped, negatively sloped are the same. Income consumption curve positively sloped and angel curve is negatively sloped. देखिए inferior good कौन सी होती है, inferior good वो goods होती हैं जिनके केस में income effect जो होगा वो होगा नेगेटिव। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी कि अगर आप इनकम इंक्रीज करेंगे इनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब इनकम कंजम्पशन कर्व मान लीजिए अगर हम देखें तो ये हमारी एक्स गुड, ये हमारी वाई गुड। ओके, ये हमारी इंफीरियर गुड और ये ले लेते हैं हम हमारी नॉर्मल गुड। अब जो हमारी इनकम कंजम्पशन कर्व होती है वो ऐसे बैकवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम मान लीजिए एक्स की क्वांटिटी और वाई की क्वांटिटी इतनी इतनी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अब जैसे ही इनकम बढ़ेगी हम एक्स की क्वांटिटी कंज्यूम करना कम कर देंगे लेकिन वाई की बढ़ा देंगे। तो वाई जो है नॉर्मल गुड है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन गुड एक्स क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है इंफीरियर गुड के केस में। तो इंफीरियर गुड के लिए जो इनकम कंजम्पशन कर्व होगी वो बैकवर्ड बेंडिंग होगी या फिर कह लीजिए नेगेटिवली स्लोपिंग होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंजल कर्व की। एंजल कर्व क्या क्या बताती है हमें, यहाँ पे हम लेते हैं मनी इनकम और यहाँ पे हम लेते हैं हमारी एक्स गुड जो कि क्या है, इंफीरियर गुड है। अब हमें पता है इंफीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो मान लीजिए इतनी इनकम पर हम इतनी एक्स गुड कंज्यूम कर रहे थे। ओके, अब जैसे ही इनकम बढ़ेगी हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी, इनकम और बढ़ेगी हमारी कंजम्पशन और कम हो जाएगी। तो ये होगी हमारी एंजल कर्व इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। तो एंजल कर्व इंफीरियर गुड के केस में क्या हो गई, नेगेटिवली स्लोप्ड होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजल कर्व भी नेगेटिव स्लोप है और आईसीसी कर्व भी नेगेटिव स्लोप है, यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंफीरियर गुड के केस में इनकम कंजम्पशन कर्व और एंजल कर्व क्या होती है, नेगेटिवली स्लोपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने रोल ऑफ मनी क्या माना था। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्लासिकल का मानना था कि जो मनी है उसे हम सिर्फ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। ओके, यानी कि इन्होंने बहुत नैरो डेफिनेशन दी थी मनी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक द एलएम शेड्यूल विल बी। देखिए अगर आपने ISLM वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर हमारी मनी डिमांड कर्व जो है वो इनकम इलास्टिक होती है, अगर हमारी मनी डिमांड कर्व क्या होती है, इनकम इलास्टिक होती है,
तो LM कर्व क्या होगी, स्टीप होगी। ओके, वहीं पे अगर हमारी मनी डिमांड कर्व इंटरेस्ट इलास्टिक होती है तो हमारी LM कर्व क्या होगी, फ्लैट होगी। ये याद रखना। ISLM कर्व के ऊपर मैंने 5 वीडियो बनाई हैं, अलग अलग पार्ट हैं। किसी में हम एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्राइव कर रहे हैं, किसी में मैंने आपको बताया कि IS और LM कर्व होती क्या है, किसी में मैंने आपको बताया इनकी शिफ्टिंग किस वजह से होती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं, प्लीज जाके उन्हें देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है ISLM के कंसेप्ट में। तो जब मनी डिमांड कर्व इनकम इलास्टिक होती है तो LM कर्व स्टीप होती है। ये इनकम इलास्टिक की बात क्या कर रहे हैं हम, यानी कि हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब इंटरेस्ट इलास्टिक होती है तब LM कर्व फ्लैट होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव डिमांड की बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारी मनी डिमांड कर्व जो है वो परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। देखिए, इंटरेस्ट इलास्टिक होगी तब LM कर्व फ्लैट होगी, इंटरेस्ट इन इलास्टिक होगी तब क्या हो जाएगा, LM कर्व फ्लैट की जगह क्या होनी चाहिए, स्टीप होनी चाहिए। तो जब परफेक्टली इन इलास्टिक होगी तो LM कर्व बिल्कुल स्टीप हो जाएगी, यानी कि LM कर्व हमारी कैसी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैरेड-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन। देखिए, हैरेड-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हम किस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने हैरेड-डोमर मॉडल पढ़ा है तो आपको ये इजीली आ जाना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा तो मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैलकुलेटिंग द बुयंसी ऑफ अ टैक्स वी कंसीडर। देखिए, दो यहाँ पे कंसेप्ट होते हैं, एक होता है बुयंसी, एक होता है इलास्टिसिटी। ओके, जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक चेंज, यानी कि अगर जीडीपी चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली टैक्स में कितना चेंज आने वाला है, यानी कि हमारे टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आने वाला है, ये ऑटोमेटिक चेंज होता है। डिस्क्रिशनरी चेंज क्या होता है कि जैसे हमारी जीडीपी चेंज हो रही है हम उसके साथ साथ क्या करते हैं, अपने टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है। तो बेसिकली हमने डेलिब्रेट चेंज किया, वो डिस्क्रिशनरी चेंज किया जो, उसके बाद हम देख रहे हैं कि टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है। तो जब हम बुयंसी चेक कर रहे हैं तब हम डिस्क्रिशनरी चेंज की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सूट द डाटा बेस्ट इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखिए, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू चेक करते हैं, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू चेक करते हैं, ओके, तब हम मीन का यूज भी कर सकते हैं, मीडियन का यूज भी कर सकते हैं और मोड का यूज भी कर सकते हैं। ये तीनों ठीक है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप का हो सकता है। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप मीन का यूज कर लीजिए, मीडियम का यूज कर लीजिए, मोड का यूज कर लीजिए। पर हो सकता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तब सबसे बेस्ट क्या होता है, मीडियन का यूज। तो अगर हमने बेस्ट निकालना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सूट्स द डाटा बेस्ट, ठीक है, बेस्ट इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू। तो अगर हम सिर्फ बेस्ट की बात करें तो हम किसे चूज करेंगे, मीडियन को चूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन द रिकार्डोज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी अराइज ड्यू टू। देखिए, रिकार्डो के कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात करें हम तो उन्होंने किसकी बात करी थी, लेबर कॉस्ट डिफरेंस की बात करी थी। फैक्टर डिफरेंस ऑफ फैक्टर एंडोमेंट की बात, फैक्टर अबंडेंस की बात किसने की थी, हेक्सचर ने की थी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा लेबर कॉस्ट डिफरेंस। तो यानी कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो है रिकार्डो का, उसमें एडवांटेज किस वजह से मिलता है, लेबर कॉस्ट डिफरेंस की वजह से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In India, in 2004-5, the number of poor person below poverty line was highest in the state of। देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, ओके, अब 2012 में आया है तो हो सकता है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आया हो। अभी क्वेश्चन 2012 में आया है। हमें पता है 2011 में सेंसस हुआ था जिसमें हमने पॉवर्टी लाइन भी निकाली थी। एक तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से निकली थी पॉवर्टी लाइन, एक लक्कड़वाला कमेटी के हिसाब से निकली थी और एक रंगा राजन की कमेटी के हिसाब से निकली थी, ठीक है। तो 2004-5 के आसपास जो कमेटी आई थी उसके हिसाब से भी हमने पॉवर्टी लाइन निकाली थी, यानी तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से भी हमने पॉवर्टी लाइन निकाली थी। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन आपको हमेशा इसका डाटा जरूर याद रखना है। जब भी करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन पॉवर्टी लाइन आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइम पॉवर्टी हाईएस्ट किस स्टेट में चल रही है, ठीक है। अगर उस टाइम की हम बात करें तो उस टाइम ये था यूपी। अब आपको ये करंट डाटा जरूर याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। तो आप जिस भी ईयर में पेपर देने जा रहे हैं, कोई सा भी ईयर हो, आपको उस ईयर का करंट डाटा याद होना चाहिए, ठीक है।
उस टाइम का बजट आपको पता होना चाहिए, उस टाइम का इकोनॉमिक सर्वे आपको पता होना चाहिए, लास्ट जो भी सेंसस हुआ होगा, यानी कि अब तक तो हमारे पास 2011 सेंसस है, लेकिन अगर नेक्स्ट सेंसस आ जाता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उस सेंसस का भी डाटा पता होना चाहिए। वैसे सेंसस 2011 के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। सेंसस 2011 लिख के साथ में लर्न टू कम्पीट लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। देखिए जब ये भारत निर्माण योजना आई थी ना, तब इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बने थे। आई थिंक 2015 तक भी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बने थे, तो आई डोंट थिंक कि आपको अभी इसकी जरूरत है। तो वैसे आप याद कर लीजिएगा, इनमें से जो कंपोनेंट नहीं था वो था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। वैसे चांसेस तो बहुत कम है कि इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब नई बहुत स्कीम आ गई है, जैसे कि मिशन जल शक्ति चल रहा है इस टाइम, मेक इन इंडिया चल रहा है इस टाइम, मिशन गंगा चल रहा है इस टाइम। तो जो करंट स्कीम चल रही है उन पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए पॉइंट ऑफ किंग इन द किंग डिमांड कर्व इंडिकेट दैट। देखिए किंग डिमांड कर्व में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि प्राइस रिजिडिटी को बताता है। अब अगर वो प्राइस रिजिडिटी बता रहा है तो इसके साथ साथ इसका मतलब होगा कि वो क्वांटिटी रिजिडिटी बता रहा है, क्योंकि अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है तो क्वांटिटी भी हम, अगर आपने फिगर देखा हो तो चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा प्राइस रिजिडिटी एंड क्वांटिटी रिजिडिटी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मे बी इफेक्टेड थ्रू। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट चल रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम है हमारे इंपोर्ट से। अब आपने इसको ठीक करना है, यानी कि आपने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट अपना कम करना है। अब ये किया कैसे जा सकता है? इंपोर्ट कंट्रोल से किया जा सकता है। जी हाँ, किया जा सकता है। अगर आप इंपोर्ट कंट्रोल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन से किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहे हैं यानी कि आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल से किया जा सकता है। यस, आप रुपी की सप्लाई में या फिर डॉलर की डिमांड में चेंज ला सकते हैं। अगर आप रुपी की सप्लाई बढ़ा देंगे तो रुपीज क्या हो जाएगा? डिवैल्यू हो जाएगा, और जैसे ही वो डिवैल्यू होगा हमारे एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट चीपर होने से एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो डिवैल्यूएशन से भी ये हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल से बेसिकली हम डिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि चारों ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेट हैज बीन डेल्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में, और हर बार इसके आंसर में कुछ ना कुछ मिस्टेक रही है। जो पब्लिक डेट बर्डन था उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को लर्नर ने भी डिस्कस किया था, डोमर ने भी डिस्कस किया था, प्रिगू ने भी डिस्कस किया था, और एच हैंसन ने भी डिस्कस किया था। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिस्कल पॉलिसी रिलेट टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ। फिस्कल पॉलिसी रिलेट टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ। फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट डिसीजन से किस तरीके से रिलेटेड होती है, यानी कि अगर हम टैक्सेशन में चेंज ला रहे हैं तो वो भी फिस्कल पॉलिसी है, अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज ला रहे हैं वो भी फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट बोरोइंग भी फिस्कल पॉलिसी है, और पब्लिक डेट भी फिस्कल पॉलिसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI इज इंटरेस्टेड विद रेफरेंस टू। अब HDI का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर क्यूब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मल्टीप्लाई विद एजुकेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई विद इनकम इंडेक्स। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स दिया हुआ है, एजुकेशन इंडेक्स नहीं दिया हुआ, इनकम इंडेक्स ये भी दिया हुआ है, रियल जीडीपी पर कैपिटा। ओके, तो यानी कि यहाँ पे दो दिए हुए हैं, तो ये दो ऑप्शन में नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की हम बात कर रहे हैं, नॉट एट एज 1। तो वो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 देने की कोशिश करता है, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। दूसरा वो दे सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन इंडेक्स प्लस इनकम इंडेक्स अपॉन में 3, यानी कि वो अर्थमेटिक मीन देने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकती है। याद रखिएगा आपने ज्योमेट्रिक मीन की बात करनी है, नॉट अर्थमेटिक मीन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ वाज प्रोपोनेंटेड बाय। देखिए अनबैलेंस ग्रोथ की बात किस किसने की थी? हिचमैन ने की थी और सिंगर ने की थी, ना ही नोक्स ने की थी ना ही सोलो ने की थी, क्योंकि ये बैलेंस ग्रोथ की बात कर रहे थे। ओके, तो हिचमैन और सिंगर दो आ जाएंगे यहाँ पे, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैरेड डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड अपॉन। देखिए हैरेड ने क्या बात करी थी? एक्चुअल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है? वारंटेड दिया हुआ है, यस। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट की बात करी थी, नहीं। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट की बात करी थी, नहीं। नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करी थी, यस। यानी कि 1 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
इन केन्सियन सिस्टम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइज बिकॉज ऑफ, देखिए हमें पता है स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी जो है वो सबसे ज्यादा डिसाइड होती है इंटरेस्ट रेट से और बॉन्ड प्राइस से, और ये जो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस है ये भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ठीक। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर पे मैटर करती है जी नहीं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के लिए हम यूज करते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, है ना। टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड इवेंचुअल एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के गैप को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस, ये हो जाएगा बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एंड रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ परमानेंट कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड अपॉन, देखिए मैंने आपको कंजम्पशन की सारी थ्योरी कराई हुई है, मैंने आपको रिलेटिव इनकम भी कराई है, मैंने आपको लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस भी कराई है, मैंने आपको परमानेंट थ्योरी भी कराई है। अब परमानेंट में हमने बात करी थी कि जो परमानेंट कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इनकम अलोन पे, किस पे, परमानेंट इनकम अलोन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ओनली 3 इज करेक्ट। अगर आपने कंजम्पशन की थ्योरी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में दी होगी, या फिर आप जाके अगर YouTube पे लिखते हैं कंजम्पशन थ्योरी बाय लर्न टू कंप्लीट तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली मेड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ पर रिसेंटली का क्या मतलब है, देखिए पेपर है 2012 का, तो रिसेंटली का मतलब है कि 2011-12 की बात कर रहे हैं, और उसी टाइम आया था हमारा सेंसस, और उसी टाइम हमने बात करी थी पॉवर्टी लाइन की भी। जो तेंदुलकर कमेटी थी उसने पॉवर्टी लाइन सेट करी थी 26 and 32। 26 थी रूरल के लिए और 32 थी अर्बन के लिए, यानी कि आप 32 रुपीज पर डे से कम खर्च करते हैं तो आप पॉवर्टी लाइन में हैं, अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं। वहीं पे अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं और आप 26 रुपए से कम खर्च करते हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं। वहीं पे उसके बाद आ गई थी रंगाराजन कमेटी, और रंगाराजन कमेटी ने क्या किया था, इस 26 को बढ़ा के 32 कर दिया था और इस 32 को बढ़ा के 47 कर दिया था, यानी कि अर्बन के लिए कर दिया था उन्होंने 47 रुपीज लिमिट, यानी कि अगर आप 47 रुपए से कम खर्च कर रहे हैं एक दिन में तो आप गरीब हैं, और रूरल के लिए कर दिया था 32, यानी कि आप 32 रुपए से कम खर्च कर रहे हैं एक दिन में अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो यानी कि आप पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन। तो अब तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 26 पर डे इन रूरल एरिया एंड 32 पर डे इन अर्बन एरिया। तो 2 and 3 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिफन पैराडॉक्स रेयरली अकर इन द रियल वर्ल्ड। देखिए गिफन पैराडॉक्स जो है वो रेयरली अकर होता है रियल वर्ल्ड में। इसका क्या मतलब है, देखिए गिफन क्या कहती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी कंजम्पशन कम होगी। ओके, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी कंजम्पशन कम होती है। यूजुअली क्या होना चाहिए, जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी। ओके, तो अब यहाँ पे ये केस तो इंफीरियर में भी होता है और ये गिफन में भी होता है। अब गिफन इंफीरियर से अलग क्यों है, क्योंकि गिफन के केस में क्या होता है, प्राइस इफेक्ट भी काम नहीं करता, यानी कि प्राइस बढ़ने से हम इसकी क्वांटिटी भी कंज्यूम करना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है गिफन पैराडॉक्स। तो गिफन पैराडॉक्स असल वर्ल्ड में बहुत कम एग्जिस्ट करता है, रेयरली एग्जिस्ट करता है। वहीं पे सेकंड है इंफीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड फॉर विच सुटेबल सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल। रीजन क्या कह रहा है, इंफीरियर गुड्स जो होती हैं वो नैरोली डिफाइंड होती हैं फॉर विच सुटेबल सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ये बिल्कुल सही बात है। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं, जिनके लिए सूटेबल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए अगर आप नॉर्मल राइस खा रहे हैं, ये आपके लिए नॉर्मल कमोडिटी है, पर कोई अगर बासमती राइस खा रहा है तो उसके लिए ये नॉर्मल राइस क्या है, ये इंफीरियर कमोडिटी है। ओके, तो ये जो इंफीरियर गुड्स होती है ये नैरोली डिफाइंड होती है, जिसके लिए सूटेबल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। ओके, तो हो सकता है वो किसी के लिए नॉर्मल गुड हो और किसी के लिए इंफीरियर गुड हो। ठीक है, तो इंफीरियर गुड बेसिकली इंफीरियर गुड नहीं होती, इसे नैरोली डिफाइन करते हैं हम। जो इंफीरियर गुड है वो किसी के लिए नॉर्मल गुड भी हो सकती है और किसी के लिए इंफीरियर गुड भी हो सकती है। तो ये असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो इसे सूट नहीं करता, यानी कि यहाँ पे हम गिफन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंफीरियर की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Next है, according to life cycle theory of consumption, an individual level of consumption depend not just on current income but also on long run expected earning. ये बात बिल्कुल सही है।
हमने लाइफ साइकिल थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो कंजम्पशन करंट इनकम को देख के नहीं करता बल्कि लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड अर्निंग को देख के करता है। ओके, इंडिविजुअल आर अज्यूम टू प्लान ए पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग ओवर लाइफ टाइम। यही बात इन्होंने लिखी हुई है कि एक्सपेक्टेड अर्निंग जो होती है उसकी लाइफ टाइम में, उसको अज्यूम करके वो अपना पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर क्या करता है, सिलेक्ट करता है। तो ये असर्शन एंड रीजन करेक्ट है और ये रीजन बिल्कुल सही दिया हुआ है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इफेक्टिव डिमांड के बारे में हमने बात करी थी केन्स की थ्योरी में। अगर आपने केन्स की थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी है तो उसमें हमने बात करी थी इफेक्टिव डिमांड की, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल थी। ओके, तो हम क्या डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करके, यानी कि हम वेल्थ को अगर सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या हम इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिमांड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर रिच के पास ज्यादा पैसा है आप उनसे कुछ पैसा लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दें पुअर में, तो क्या होगा, इससे पुअर का पता है हमें कि सेविंग कम करते हैं वो एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं, तो एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करके हम इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। 30 और 40 एंटिटीज विद income averaging between 1 lakh and 5 lakh would create much more effective demand than a single entity having 10 lakh year। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप 30-40 लोगों को 1 से 5 लाख रुपए दे दें एज कम्पेयर टू एक ही पर्सन को आप 10 लाख रुपए दे दें तो उनसे कहीं ज्यादा कंपैरिजन में ये लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, During the period 2004-5 to 2007-8, fiscal consolidation process was witnessed in India। Fiscal consolidation का क्या मीनिंग होता है? Fiscal consolidation का मीनिंग होता है कि हम अपना फिजिकल डेफिसिट कम कर रहे हैं। ओके, अपना फिजिकल डेफिसिट को कम करना क्या होता है, फिजिकल कंसोलिडेशन होता है, अपनी बोरोविंग को कम करना। ठीक है, अब 2004 और 5 से लेके 2007-8 तक हुआ क्या था। देखिए 2004-5 से अगर हम पहले की बात करें, यानी कि 2003-4 में क्या था, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो 9.4% ऑफ जीडीपी था। वो फिजिकल डेफिसिट घट के 2004-5 में कितना आ गया था, 7.9% ऑफ जीडीपी आ गया था और ये घटता चला गया और 2007-8 तक हम कहाँ पे थे, 2.8% ऑफ जीडीपी पे थे। यानी कि 2007-8 में हम 2.8% ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट था हमारा, जबकि हम 2003-4 में अगर देखें तो 9.4% ऑफ जीडीपी क्या था, हमारा फिजिकल डेफिसिट था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फिजिकल कंसोलिडेशन हुआ था इंडिया में 2005 से लेके 2007-8 तक, यानी कि इस टाइम में हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत कम हुआ था। देयर वाज बुयंसी इन द टैक्स रेवेन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। यस ऑफ कोर्स, ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बोरोविंग कम कर दी थी और टैक्स रेट थोड़े इंक्रीज कर दिए थे, जिससे टैक्स रेवेन्यू आना हमारे पास ज्यादा शुरू हो गया था और टैक्स रेट के साथ इन्होंने कुछ टैक्स रिफॉर्म भी लाए थे, तो इससे क्या हो गया था, हमारे पास टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आना शुरू हो गया था। ओके, और फिजिकल डेफिसिट कम हो गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी आप अगर आप ये ईयर देखें 2003-4 की जो हम बात करें, इसके बाद क्या हुआ, हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है कम होना शुरू हो गया और इसी टाइम 2003 में क्या आया था, FRBM एक्ट आया था, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि हमें अपने फिजिकल डेफिसिट को 3% के आसपास रखना चाहिए। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमने अपना फिजिकल डेफिसिट कम करना शुरू कर दिया था और टैक्स बुयंसी भी लानी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, K and upon में L ratio will adjust through time in the direction of equilibrium ratio because the technical coefficient of production are variable। अब इस टर्म में आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने सोलो मॉडल पढ़ा होगा तो सोलो मॉडल की पूरी ये डेफिनेशन है, सोलो मॉडल ने यही डेफिनेशन दी हुई है सोलो मॉडल में भी। K upon में L ratio will adjust through time in the direction of equilibrium ratio because the technical coefficient of production are variable। तो अगर आपने सोलो मॉडल पढ़ा है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सोलो मॉडल की डेफिनेशन में ये लाइन आती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये थे आज के क्वेश्चन जून 2012 के पेपर 2 के, हमने पार्ट 1 किया। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें हम पेपर 2 के बचे हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।